इतिहास विषय के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल। आज हम बात करेंगे इतिहास के दूसरे पेपर में मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने आज़ादी के बाद अपनाई थी और यह अर्थव्यवस्था क्यों अपनानी पड़ी, इस पर हम बात करेंगे और इसका स्वरूप क्या था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यह जानना ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद भारत की जो स्थिति थी आर्थिक दृष्टि से, उसमें ऐसी कई समस्याएं थी कि उसकी यह ज़रूरत थी कि वह जो अर्थव्यवस्था का ढांचा अपनाए उसमें एक और निजी क्षेत्र के लिए भी जगह हो और दूसरी ओर उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्रमुखता से अपनाया जाए। दरअसल उपनिवेश का जो काल था, उपनिवेशवादी जो काल था, अंग्रेज़ों का जो समय था, उसने जो हमें विरासत में दिया, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में मिली, उसने हमारी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा था। अल्प विकसित देश वह होता है जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और आय का स्तर वर्तमान में इतना अपर्याप्त होता है कि वह काफ़ी बड़े कृषिगत और औद्योगिक विनियोग कार्यक्रम के लायक बचत उत्पन्न नहीं कर सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी कई विशेषताएं थी जो उसे अल्प विकसित सिद्ध करती थी, जैसे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा होना, आय और संपत्ति का असमान वितरण होना, कृषि की प्रधानता, हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव और पुरानी सामाजिक संस्थाएं। ये ऐसी कई चीज़ें थी जो भारत की अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बनाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था की गतिहीनता टूटी और आर्थिक नियोजन के साथ साथ मात्रात्मक और ढांचागत विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील कही जा सकती है। इन परिवर्तनों को हम राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, भूमि संबंधों में परिवर्तन, आधारभूत उद्योगों का विकास, बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय संस्थाओं के विकास के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने आज़ादी के बाद न तो पूंजीवादी देशों के तरह निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी और न ही समाजवादी या साम्यवादी देशों की तरह सारी अर्थव्यवस्था का सामाजिकरण किया, बल्कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को काम करने का अवसर दिया गया। इसलिए दोनों तरह की व्यवस्थाएं अपनाए जाने के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उभर कर आया। इन दोनों का, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व स्थापित कर यहाँ इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया गया। राष्ट्रीय योजना की सीमाओं में निजी क्षेत्र को विकसित होने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया गया। दूसरी योजना में नियोजित विकास का उद्देश्य समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना घोषित किया गया था, जिसका अर्थ था कि उत्पादन और विकास का रूप तय करने के लिए निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को आधार बनाया जाएगा। यह भारतीय संविधान की मंशा, भारतीय संविधान की आत्मा के अनुरूप घोषणा थी, जिसका लक्ष्य
किसी निजी समूह, निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना न होकर सामाजिक लाभ को आधार बनाया गया था। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी और आर्थिक नियोजन की व्यवस्था के कारण ही इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, जो बात है, वह यह है कि आखिर वे क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से भारत के नायकों ने, कर्णधारों ने, नेतृत्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस मिश्रित स्वरूप को अपनाया। इसके लिए कई सारे कारण थे जिनका हम यहाँ वर्णन करेंगे, डिटेल में जिनकी बात करेंगे। जैसे पहले कारण पर अगर हम निगाह डालें तो आधारभूत आर्थिक संरचना का निर्माण। हम जानते हैं कि उपनिवेशवादी पीरियड में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी और औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक गति के लिए जिस तरह के एक मूल आधारभूत ढांचे के निर्माण की ज़रूरत थी, उसका अभाव था। इसलिए आज़ादी के बाद इसकी ज़रूरत थी कि ऐसा हम आर्थिक व्यवस्था का मॉडल अपनाएं जिसमें हम भारत की आधारभूत आर्थिक संरचना का निर्माण कर सकें। लेकिन भारतीय पूंजीपति वर्ग के पास इतनी मात्रा में पूंजी नहीं थी कि वे बड़े पैमाने पर आधारभूत आर्थिक संरचना का निर्माण कर बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर सकें। इसलिए आज़ादी के बाद इन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा निवेश करना बहुत ज़रूरी हो गया और इसलिए इस ढांचे को अपनाया गया। दूसरी जो ज़रूरत थी वह यह थी कि बचत और निवेश की जो दरें थी उनमें वृद्धि करके ही हम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते थे। स्वतंत्रता के समय बचत की जो दर थी वह राष्ट्रीय आय की 7% थी और पूंजी निर्माण की यह दर प्रति व्यक्ति आय को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि राष्ट्रीय आय में 5% और प्रति व्यक्ति आय में 3% वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना था तो बचत और निवेश की दरें राष्ट्रीय आय की लगभग 20% होनी चाहिए थी और इसके लिए पूंजी निर्माण का लक्ष्य सरकारी कोशिशों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। एक और कारण था मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का और वह था सीमित साधनों का सदुपयोग करना। विकास कार्यों के लिए देश के पास सीमित मात्रा में ही साधन थे। इन सीमित साधनों का से अधिक लाभ पाने के लिए यह ज़रूरी था कि इनका बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग हो और प्राथमिकताएं तय की जाएं कि अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र को, किस इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस साधन को प्राथमिकता से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए स्वतंत्र उद्यम प्रणाली में मालिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता था, वे अपनी मर्जी से ही निवेश कर सकते थे। इसलिए लाइसेंस प्रणाली और अन्य कंट्रोल व्यवस्था स्थापित करके उद्योगों की स्थापना की गई। जो देश की ज़रूरत थी उसके अनुसार उद्योगों की किस्में तय की गई, प्रकार तय किए गए, क्षेत्र निर्धारित किए गए और उनके विकास पर नियंत्रण स्थापित कर सरकार ने बड़ी मात्रा में उसके क्षेत्र में निवेश किया। एक अन्य और लक्ष्य था मिश्रित अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का, लागू करने का, और वह था विकास की गति को तेज करना। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से खोखला कर दिया था। सारे धन का वह यहाँ से निष्कासन करके ले गए थे, जिसे आपने पहले पेपर में पढ़ा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के अंतर्गत। और अंग्रेज़ों का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पाने के लिए जहाँ एक और भारत की प्राचीनतम पुरातन जो अर्थव्यवस्था का ढांचा था उसे नष्ट कर दिया गया और दूसरी तरफ
उसकी जगह पर आधुनिक उद्योगों को भी नहीं लगाया गया। ऐसी स्थिति में नए भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वह चुनौती थी आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना, और उसके लिए आर्थिक विकास की गति को तेज़ करना ज़रूरी था। और इस तेज़ी के लिए यह ज़रूरी था कि सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखे, मजदूरी पर नियंत्रण रखे, विदेशी व्यापार का नियमन करे, उसको कंट्रोल करे। और ऐसा करके ही एक हमारी जो एक बहुत पिछड़ी और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी उसे हम विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकते थे। इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। और अंत में जिस कारण की हम बात करेंगे वह अंत में होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें संविधान की आत्मा बसती है, वह कारण है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उनकी हर दृष्टि में, उनके हर विज़न में, उनकी दूरदर्शिता में, उनकी सोच में, उनकी कल्पना में एक ऐसा भारत था जो भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टियों से व्यक्ति की गरिमा को मानता हो और व्यक्ति की समानता में विश्वास करता हो। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ शहरी ग्रामीण को लेकर, अमीर और गरीब को लेकर, और इससे भी आगे जातीय आधार पर कई तरह के भेद थे, असमानताएं थी। और ये असमानताएं इतनी ज़्यादा थीं कि अगर ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निजी हाथों में अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाता तो ये असमानताएं बजाय घटने के और बढ़ती जाती। और ऐसे में जो पिछड़े वर्ग हैं, शोषित वर्ग रहे, जो गरीब वर्ग रहे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके हितों को सुरक्षित कर पाना राज्य के लिए संभव नहीं था। लेकिन राज्य चाहता था कि इस तरह की जो तमाम असमानता की खाइयां हैं उनको पाटने के लिए सबसे पहले आर्थिक समानता ज़रूरी है। और यह आर्थिक समानता राज्य तभी स्थापित कर सकता है जबकि जो आर्थिक विकास है उसमें जो निम्न तबका है, जो वंचित वर्ग है, उसका ध्यान रखा जाए, उसको आर्थिक विकास का मौका दिया जाए। हम जानते हैं कि हमारा जो तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व था उसका झुकाव समाजवादी ढांचे के प्रति भी बहुत ज़्यादा था, और इसलिए समानता के लक्ष्य को पाना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल था। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज़ादी के बाद जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया वह मॉडल न तो पूरी तरह से पूंजीवाद पर आधारित था और न ही साम्यवाद पर, बल्कि इन दोनों तत्कालीन समय में ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं के जो मॉडल दुनिया में प्रचलित थे उनकी दोनों की खूबियां लेकर एक ऐसा मॉडल विकसित करने की कोशिश की गई जिससे हम अर्थव्यवस्था की गति को भी बढ़ा सकें, अपने पिछड़ेपन को भी दूर कर सकें, और हमारे समाज में जो भेदभाव चले आ रहे थे उन भेदभावों को भी दूर करके एक संतुलित और समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर सकें। थैंक यू।